हेलो स्टूडेंट्स, हमने आतिश की गज़ल शुरू कर रखी थी। दूसरी गज़ल हम पढ़ रहे हैं, उनकी तशरीह कर रहे थे। अब हम इसी गज़ल को मुकम्मल करेंगे। हमने इसके कुछ अशार शुरू के पढ़ लिए थे और अब हम आगे से इस गज़ल को कंप्लीट करते हैं इस वाले वीडियो में। देखो, शायर कह रहा है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि तकल्लुफ़ क्या जो खोई जाने शीरी फोड़ कर सको। हमने ये वाला शेर पढ़ लिया था जिसमें तलमी थी। अब हम पढ़ रहे हैं, तेरी तकलीद से कब के दरी ने ठोकरें खाई। तेरी तकलीद से, तेरी किसके लिए कह रहे हैं? अपने महबूब के लिए। तेरी तकलीद से, तकलीद का मतलब होता है पैरवी करना, किसी के पीछे पीछे चलना, किसी को फॉलो करना, किसी का जैसा होने की कोशिश करना। तो शायर क्या कह रहे हैं कि ए मेरे महबूब, तेरी तकलीद से, तेरे जैसा होने की कोशिश करने से, तेरी तेरी पैरवी करने से कब के दरी ने यानी चकोर ने ठोकरें खाई, यानी चकोर जो है वो तेरी तकलीद करने की कोशिश कर रहा था। किस बात की? तेरी चाल की तकलीद करने की कोशिश कर रहा था। जैसी चाल तू चलता है, जैसी खूबसूरत चाल तेरी है, उस चाल की जैसी चलने की कोशिश चकोर ने की तो ठोकरें खाने लगा। यानी उसको क्या हुआ? उसको चलना वैसा नहीं आया, जैसी खूबसूरत तेरी चाल है उसे चकोर को ऐसा चलना नहीं आया और वो ठोकरें खाने लगा तेरी तकलीद करने से। चला जब जानवर इंसान की चाल, उसका चलन बिगड़ा। शायर क्या कह रहा है कि जब इंसान की चाल चलने की कोशिश की जानवर ने, तो जानवर का चलन भी बिगड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपना तरीका भूल करके किसी दूसरे का तरीका अपनाते हैं, किसी दूसरे की नकल करने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे की तकलीद करते हैं, तो क्या होता है कि हम अपना तरीका भी भूल जाते हैं। तो इंसान को हमेशा अपना तरीका, अपना चलन याद रखना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए। आतिश ये बात इस शेर में चकोर के ज़रिए कहना चाह रहे हैं कि चकोर जो है वो मेरे महबूब की खूबसूरत चाल को देखकर उसके जैसे चलने की कोशिश करने लगा, तो वो अपनी चाल भी भूल गया और ठोकरें खाने लगा। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी चाल चलना चाहिए, यानी अपना जैसा चलन है उसका, उसी चलन को अपनाना चाहिए, उसी तरीके को अपनाना चाहिए, कभी दूसरे की नकल नहीं करना चाहिए। अब कह रहे हैं, किसी की जब कोई तकलीद करता है मैं रोता हूँ। शायर क्या कह रहा है? तकलीद करना, अभी पिछले शेर में आया कि पैरवी करना, यानी किसी की नकल करना, किसी के जैसा होने की कोशिश करना, किसी के जैसे बनने की कोशिश करना। तो शायर कह रहा है कि किसी की जब कोई तकलीद करता है, किसी का जैसा जब कोई बनने की कोशिश करता है, किसी की जब कोई नकल करता है, किसी को फॉलो करता है, उसके जैसे बनने की कोशिश करता है, तो मुझे रोना आता है, यानी मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दुख होता है। हंसा गुल की तरह गुंचा जहां, उसका दहन बिगड़ा। गुंचा, कली। जब कली जो है वो जब गुल जो है वो हंसा गुल की तरह गुंचा, कली जो है जब गुल की तरह हंसने की कोशिश करी, जब गुंचे ने यानी कली ने जब फूल की तरह हंसने की कोशिश की, तो क्या हुआ? उसका दहन बिगड़ गया। दहन कहते हैं मुंह को, तो उसका मुंह बिगड़ गया। यानी ये है कि जब कली जो है वो फूल की तरह हंसने की कोशिश की तो वो फूल बन गई। कली से फूल बनी, तो कली का जो मुंह था वो क्या हुआ? मुंह उसका वैसा नहीं रहा और वो फूल बन गई। तो वो कह रहे हैं बिगड़ा से मतलब यहाँ शायर क्या कहना चाह रहा है कि जब कली जो है उसने फूल की तरह हंसने की कोशिश की, तो उसका मुंह उसका जैसा नहीं रहा, कली का जैसा नहीं रहा और उसका मुंह बिगड़ गया। यानी कली फूल बन गई, कली जो थी वो वैसी नहीं रही कली की तरह, और फूल ऊंचा जो था वो फूल बन गया। तो वो कह रहे हैं, कमाले दोस्ती अंदेशाए दुश्मन नहीं रखता। कमाले दोस्ती, दोस्ती का कमाल, दोस्ती का हुनर। कमाले दोस्ती यानी दोस्ती का जो हुनर है वो क्या है? अंदेशाए दुश्मन नहीं रखता। अंदेशा कहते हैं खतरे को, वहम को। तो वो कह रहे हैं कि अगर दोस्ती के अंदर हुनर है, अगर दोस्ती में कमाल है, आपकी बहुत गहरी दोस्ती है किसी से, आप बहुत अच्छी दोस्ती रखते हैं किसी से, आपकी दोस्ती का कमाल ये है कि आप
दुश्मनी का ख़तरा या दुश्मनी का वहम नहीं रख सकते उस दोस्ती के अंदर। यानी इंसान अगर किसी से बहुत गहरी दोस्ती रखता है तो फिर उसका दिल क्या होता है, मुतमईन रहता है, उसकी दोस्ती के अंदर मुतमईन रहता है और वो किसी तरह का कोई वहम, कोई अंदेशा दुश्मनी का नहीं रखता है। किसी भंवरे से किस दिन कोई मारे यासमन बिगड़ा। मार कहते हैं सांप को, यासमन कहते हैं चमेली का फूल होता है ना। तो देखो चमेली के फूल को उसके भंवरा भी आशिक है और सांप भी आशिक है। तो सांप और भंवरा ये दोनों चमेली के आशिक हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आपस में दोनों दुश्मनी नहीं रखते। तो वो कह रहे हैं कि जो ये दोस्ती का कमाल है, कमाल दोस्ती अंदेशा दुश्मन नहीं रखता। तो कमाल ये है दोस्ती का कि दुश्मनी का खतरा नहीं रखते। भंवरे से, किसी भंवरे से कोई किस दिन कोई मारे यासमन बिगड़ा, कि किसी भंवरे से कब कोई सांप जो है वो बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि वो भी उसी यासमन को चाहता है और भंवरा भी उसी को चाहता है, लेकिन भंवरा और जो सांप है वो आपस में कोई दुश्मनी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि दोनों का जो इश्क है वो बहुत गहरा है। किससे? यासमन से। तो वो कह रहे हैं वो उनका जो गहरा इश्क है, उनकी जो कमाल है दोस्ती का, वो इस बात का अंदेशा ही नहीं रखता कि वो आपस में दोनों एक दूसरे के दुश्मन हों। तो ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान जब किसी से बहुत गहरा इश्क रखता है, किसी से बहुत गहरी दोस्ती करता है, तो उसके दिल में किसी तरह की दुश्मनी का कोई ख़तरा नहीं रहता। यानी आपस में भंवरा और सांप जो है दोनों एक दूसरे के रकीब हैं, दोनों ही उस यासमन को चाहते हैं, लेकिन उनके दोनों आपस में कोई दुश्मनी नहीं है उनकी। क्यों? क्योंकि वो सच्चा इश्क किससे करते हैं? यासमन से करते हैं। तो ये उनकी दोस्ती का कमाल है, उनके इश्क का कमाल है। अब वो कह रहे हैं रगड़वाई ये मुझसे एड़ियाँ वहशत में नहीं, रगड़वाई ये मुझसे एड़ियाँ गुर्बत में वहशत ने। गुर्बत कहते हैं परदेसी, परदेस के अंदर। वहशत कहते हैं दीवानगी को। रगड़वाई ये एड़ियाँ मुझसे। एड़ियाँ रगड़ना जो है वो एक मुहावरा है। किस बात की? कि किस बात की अलामत है यहाँ पर? यानी बहुत तकलीफ उठाना, जद्दोजहद करना, मुश्किल उठाना। तो वो कह रहे हैं कि वहशत जो है, दीवानगी जो है, उस दीवानगी ने परदेस में मुझसे एड़ियाँ रगड़वाई, यानी मुझे बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की मैंने। दीवानगी के अंदर मैं सहरा सहरा भटकता रहा, परदेस परदेस भटकता रहा अपने महबूब की तलाश के अंदर, अपने महबूब के इश्क के अंदर। और इस उसमें परदेस में भटकते हुए दीवानगी के अंदर मैं जो था वो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में, मुश्किल के अंदर पड़ गया। बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठाई मैंने, एड़ियाँ रगड़ता रहा मैं। और आगे क्या कह रहे हैं वो देखो कि हुआ मजदूद रास्ता जा दए राहे वतन बिगड़ा। मजदूद रास्ता हो गया यानी बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया। हुआ मजदूद रास्ता जा दए राहे वतन बिगड़ा। तो वो कह रहे हैं कि ज़्यादा ये राह वतन बिगड़ा। शायर क्या कह रहे हैं कि जो तरीका है रास्ते का वो जो था वो भी बिगड़ गया। मतलब उनका कहने का ये है कि मैं परदेस के अंदर, दीवानगी के अंदर भटकता फिरा, एड़ियाँ रगड़ता फिरा। उसका नतीजा क्यों हुआ ये ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि मैं रास्ता जो था वतन का वो भूल चुका था, बिगड़ चुका था, मेरा रास्ता बंद हो चुका था और मैं दीवानगी के अंदर सहरा सहरा भटक रहा था अपने महबूब की तलाश के अंदर, अपने महबूब के इश्क के अंदर जो था वो जगह जगह में भटकता फिरा। तो शायर क्या कह रहा है कि अमानत की तरह रखा ज़मीने, अमानत की तरह रखा ज़मीने रोज़े महशर तक। शायर क्या कह रहा है? रोज़े महशर यानी वो महशर का दिन कौन सा होता है? वो दिन जिस दिन इंसान का आमाल का हिसाब किताब होगा। हमारा कॉन्सेप्ट है ना हमारे मज़हब का कि हमारे
अमाल जो हैं अच्छे और बुरे जो भी हमने काम किए हैं इस दुनिया के अंदर, उनका हिसाब एक दिन हमें खुदा को देना पड़ेगा। और जिस दिन वो हिसाब देना पड़ेगा वो रोज़े महशर होगा। तो वो कह रहे हैं, उस रोज़े महशर की बात कर रहे हैं कि अमानत की तरह रखा ज़मीने रोज़े महशर तक। ज़मीन जो है उसने अमानत की तरह मुझे रोज़े महशर तक संभाल कर रखा। अमानत क्या होती है? अमानत वो होती है जब हम किसी की चीज़ को, किसी की रखवाई हुई किसी चीज़ को हम इस तरह संभाल के रखें कि जब वो मांगे तो उसे एज इट इज़ लौटा दें। उसको ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ज़रा भी उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे और हम उसको वैसी की वैसी चीज़ लौटा दें, तो वो अमानत होती है। तो शायर कह रहा है ये ज़मीन जो है, इस ज़मीन ने मुझे रोज़े महशर तक, उस क़यामत के दिन तक जब खुदा बंदों से उसके अमाल का हिसाब करेगा, उस दिन तक मुझे संभाल करके अमानत की तरह रखा कि मैं उस दिन उठूँगा और उठ कर के मैं अपने अमाल का हिसाब किताब खुदा को दूंगा कि मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया है। आगे कह रहे हैं, न एक मुंह कम हुआ अपना, न एक तारे कफन बिगड़ा। मुंह कहते हैं बाल को। ना तो एक बाल कम हुआ मेरे जिस्म का, और न एक तारे कफन बिगड़ा, और न एक कफन का तार बिगड़ा। कुछ भी खराब नहीं हुआ। ज़मीन ने मेरे मरने के बाद, जब मुझे कब्र में दफना दिया लोगों ने, तो मेरे मरने के बाद मेरे मुर्दे को इस तरह संभाल करके ज़मीन ने रखा कि वो ना तो उसका कफन का एक तार बिगड़ा और ना ही एक मेरे जिस्म का कोई बाल खराब हुआ, बाल बिगड़ा। कि जिस तरह अमानत संभाल कर रखी जाती है, उस तरह ज़मीन ने मेरे मुर्दा जिस्म को रोज़े महशर तक, क़यामत के दिन तक इस तरह संभाल के रखा कि मैं उस दिन बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही उठ करके हिसाब किताब करूँगा अपने अमाल का। आगे क्या कह रहे हैं वो, लगे मुंह भी चिढ़ाने देते देते गालियां साहब। अब ये क्या है, थोड़ी सी लफाजी है शेर के इसके अंदर, जो कि लखनवी शायरी का थोड़ा तरीका भी है। वो क्या कह रहे हैं, लगे मुंह भी चिढ़ाने देते देते गालियां साहब। शायर कह रहे हैं कि जो महबूब है वो, उसका तरीका क्या था कि वो मुझे बुरा भला कहता था। मोहब्बत के अंदर मैं जब अपने इश्क का इजहार करता था तो वो मुझे बुरा भला कहता था। तो बुरा भला कहते कहते वो क्या है, गालियां देते देते अब मुंह भी चिढ़ाने लग गया है। अब मुझे गुस्से के अंदर न सिर्फ गालियां दे रहा है बल्कि मुंह भी चिढ़ा रहा है, गालियां देने लगा, वो मुंह चिढ़ाने लगा है। साहब ज़बान बिगड़ी तो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। आपका, अपने महबूब से कह रहे हैं कि आपकी ज़बान जो बिगड़ी थी, आप गालियाँ बक रहे थे, गालियाँ दे रहे थे मुझे, तो आपकी ज़बान तो बिगड़ी ही थी, लेकिन वो कह रहे हैं खबर लीजिए दहन बिगड़ा। खबर लीजिए साहब आपका दहन बिगड़ गया है। दहन कहते हैं मुंह को, कि आपका मुंह भी बिगड़ गया है। जब वो मुंह चढ़ाने लगा ना, टेढ़ा करके उसको मुंह चढ़ाते हैं ना इंसान को, तो किसी को हम, तो वो कह रहे हैं कि वो जब मुझे मुंह चढ़ाने लगा तो उसका मुंह भी बिगड़ गया। इसलिए वो कह रहे हैं साहब आप अपने मुंह की खबर लीजिए कि आपकी ज़बान तो बिगड़ी ही थी गालियाँ बकने से, मुझे अब आप जो मुझे मुंह चिढ़ा रहे हैं तो आपका मुंह भी बिगड़ गया। अब क्या कह रहे हैं, बनावट कैफे में से खुल गई बनावट कैफे में से खुल गई उस शौक की आतिश। इसका वो है मक्ता है। तो शायर क्या कह रहे हैं कि ए महबूब, आपकी जो बनावट है, जो ज़ाहिरीपन है आपका, वो कैफ़े में से खुल गया। कैफ़े में कहते हैं, कैफ़ कहते हैं मस्ती को, मैं कहते हैं शराब को। शराब की जो मस्ती है, शराब का जो नशा है, उससे आपकी बनावट, आपकी ज़ाहिरदारी जो है वो खुल गई है। यानी सब कुछ सामने आ गया, असलियत सामने आ गई कि आप जो थे वो सिर्फ ज़ाहिरदारी कर रहे थे कि मैं शराब नहीं पीता। जब आपने शराब पी तो उसका जो नशा था उससे सारी आपकी असलियत ज़ाहिर हो गई। वो कह रहे हैं लगाकर मुंह से पैमाने को वो पैमा शिकन बिगड़ा।
मुंह से उस पैमाने को जैसे ही उसने लगाया, पैमाना कहते हैं शराब का जो प्याला होता है, तो शराब के प्याले को उसने जैसे ही मुंह से लगाया तो वो पैमा शिकन बिगड़ गया। पैमा शिकन का मतलब होता है, पैमा कहते हैं वादे को, शिकन का मतलब तोड़ना। वादे को तोड़ने वाला जो मेरा महबूब है, जो लोगों के वादे को कभी पूरा नहीं करता, जो वादा तोड़ने वाला है, उसने जब पैमाने को मुंह से लगाया, उसने जब जाम को मुंह से लगाया, तो क्या हुआ कि वो सारी उसकी जाहिरदारी, सारा उसका रख रखाव जो था वो सब ख़त्म हो गया और उसकी असलियत जो थी वो सामने आ गई। उसने सब कुछ जाहिर कर दिया, इश्क का इजहार कर दिया। यानी जाहिर के अंदर तो वो कहता था ना कि नहीं, इनकार करता था, लेकिन जब जैसे ही उसने शराब का प्याला मुंह से लगाया तो उसका क्या हुआ कि उसकी उसके नशे से, मस्ती से, शराब की उसकी असलियत जो थी वो जाहिर हो गई। और वो जो पैमा शिकन था, जो लोगों के वादों को तोड़ देता था, उसकी सारी असलियत जाहिर हो गई है। तो ये गज़ल का मक्ता था और यहाँ गज़ल ख़त्म हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये गज़ल समझ में आ गई होगी। अब हम किसी और गज़ल को शुरू करेंगे अगले उसमें, या तो आतिश की या फिर हम किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू।